स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे मेगा लियो कॉन्स्टलेशन के बारे में, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो बहुत सारी कंपनीज कॉन्स्टलेशन बनाना चाहती है। तो ये है क्या? तो हिसाब ये समझिए, यहाँ पे बहुत बड़े सैटेलाइट के नंबर्स के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टलेशन है। जैसे वेदर सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन हो, बहुत सारे कॉन्स्टलेशन होते हैं। लेकिन यहाँ जिसे हम लोग मेगा कहेंगे और खास करके लो अर्थ ऑर्बिट में, उसमें जनरली नंबर बहुत बड़ा होना चाहिए। और ये सारे सैटेलाइट घूम फिर के एक ही काम कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नंबर को टारगेट किया जाता है कि आपको हम मेगा का डेजिग्नेशन देंगे, वो जनरली कहा जाता है अगर आप 1000 का नंबर क्रॉस कर देते हैं, जो इस समय सिर्फ एक कंपनी कर चुकी है। और इसमें बहुत सारी कंपनी कूद रही है जिसके पास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है, यानी कि बैंक बैलेंस का लोड नहीं लेना है। वैसे काफ़ी लोग कूदे, जिसमें स्पेसएक्स सबसे पॉपुलर है, जो सब कोई जानता है। फिर अमेजॉन भी काम कर रहा है, और अमेजॉन का बैंक बैलेंस इतना है कि वो काफ़ी टाइम तक सपोर्ट कर सकते हैं। और एक बंदे ने बहुत अच्छा डिटेल पॉइंट बताया कि अमेजॉन भले सर्विस बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं थे, अगर वो अमेजॉन के साथ इंटीग्रेट कर देता है तो बहुत लोग उसको जस्ट फॉर कन्वीनियंस प्रेफर करेंगे। तो ये बात सही है। प्लस वन वेब मतलब बैंकरप्ट भी हुआ लेकिन बच गया, और उसके बाद भी मतलब सैटेलाइट पर सैटेलाइट लॉन्च करे, तो ये इकलौता है जिसका ऑन ऑर्बिट एसेट है। ये 7000, मतलब पहले तो सपने ये भी बहुत दिखा रहे थे कि हम 10,000 करेंगे, 20,000 करेंगे। फिर आगे थोड़ा जमीन पे कि भाई हम 7,000 तक करेंगे, 7000 तक करेंगे। और बहुत सारी और भी कंपनी है जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट भी, अब समझ लीजिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो भी कूद गई है इसको करने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसका सबसे पहला इस्तेमाल जो होगा वो है इंटरनेट के लिए। कारण है कि इंटरनेट जो है बहुत बड़ा कैश काव है, यानी कि अगर कोई इस मार्केट को कैप्चर कर लेता है, वो इतना पैसा बनाएगा कि वो मार्स जाना अफोर्ड कर सकता है। जो कि इलॉन मस्क का मेन गोल है कि अगर मार्स मिशन अफोर्ड करना चाहते हैं, नासा के पास उतना पैसा नहीं है, और उसका पैसा हमेशा मतलब समझिए कि कांग्रेस के भरोसे पे चल रहा है। तो वैसे काम नहीं चलेगा। अगर आप कोई चीज़ सीरियसली करना चाहते हो, आप खुद से फंडिंग करोगे उसके, तो उसके लिए कहाँ से, स्पेसएक्स के पास कहाँ से पैसा आएगा वो इतना करने के लिए? तो स्टारलिंक उतना पैसा देगा। अगर स्टारलिंक सक्सेसफुल हो जाता है स्टारशिप बनने के बाद, तो अभी नहीं होने वाला, स्टारशिप बन जाता है तब वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर हुआ तब वो इतना पैसा छापेगा कि मार्स मिशन साइड में करेंगे वो, कि अरे साइड में हमारा कुछ 100 बिलियन चला जाता है, मतलब 10 साल के अंदर कोई कोई लोड नहीं पड़ने वाला। वो बहुत ज़्यादा है। और इसमें ये समझिए कि इसका कारण क्यों है कि इतना बड़ा मार्केट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे एबल्ड पीपल हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो अंडर सर्व्ड है। एबल्ड पीपल का मतलब ये होता है कि आप पैसा देने को तैयार हो। जैसे कि बहुत लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, पैसा भी है उनके पास लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट नहीं है। वो लोग आपको बहुत पैसा देंगे। वो उनका सामने आप बोलिए कि हमको जैसे मान लीजिए 3,000 रुपया देंगे, लेना पड़ेगा इंटरनेट का, वो हंसी खुशी देंगे। बस आप उनको बोल दो कि भारत में कहीं भी काम करेगा, हंसी खुशी से बोलेंगे चुपचाप से मेरा पैसा लो, हमको नेट दो। तो बहुत लोग हैं ऐसा, और ये हर देश में है। इंडिया में बहुत कम होने लगा क्योंकि देखते देखते जियो फाइबर हर जगह फैलने लगा, देखते देखते आपका एयरटेल फाइबर हर जगह फैलने लगा। तो ये बात एकदम सही है कि इंडिया में इसकी ज़रूरत धीरे धीरे घट रही है, लेकिन अभी भी बहुत है। अब प्लस जैसे एरोप्लेन को आप कैसे सर्व करोगे, बस को कैसे सर्व करोगे, ट्रेन को कैसे सर्व करोगे, जितना भी चीज़ मोशन में उसको सैटेलाइट के सिवा और कोई चीज़ लिंक कंटिन्यूसली नहीं रख सकता। तो अभी भी बहुत सारे, तो इसीलिए पैसा के मामले में उनके पास कोई लोड नहीं लेना है। मतलब अगर इतने सारे लोगों का एक थोड़ा सा भी सेक्शन कैप्चर कर लेते हैं, पैसा अपना समझ के आएगा। और इसका दूसरा एक फायदा है कि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पेसएक्स आ गया तो वो मार्केट इतना छोटा था कि एक आया काम खत्म। जैसे समझिए कैमरा की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब छोटी हो रही है, सिकुड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी है कि उसमें 3 बड़े प्लेयर अभी भी बचे हुए हैं, नाइकॉन है, कैनन है, सोनी है। तो वैसे ही समझिए ये भी है कि ऐसा नहीं होने वाला कि 100 ठो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 3-4 बड़े बड़े प्लेयर्स को संभाल सकता है। इसमें अमेजॉन टिक सकता है, वन वेब टिक सकता है, स्टारलिंक तो ऑलमोस्ट गारंटीड है टिकेगा जब तक स्टारशिप बन जाता है। स्टारशिप नहीं बनता तो फेल हो जाएगा। तो वही समझिए। और अभी भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो मतलब सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उतना बढ़िया सर्विस नहीं, क्योंकि जनरली वो लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को दे रहे हैं। फायदा वो कवरेज बहुत बढ़िया दे रहे हैं, साइड इफेक्ट लेटेंसी बहुत खराब है, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। तो ह्यूज नेट करके है, बहुत सारी और भी कंपनी है। तो हिसाब वही समझिए कि मार्केट बहुत बम में अगर कोई इसको मिल्क कर लेता है तो, यानी कि लो लेटेंसी, यानी जिस लेटेंसी पे आप वीडियो कॉल गेमिंग कर सकें, और हाई बैंडविथ, यानी कि आप इतना मतलब समझिए कि नेटफ्लिक्स 4-5 लोग चला रहे हो आपके घर में तो दिक्कत ना हो। और अब बात करते हैं उसका सेकंड यूज़ का। सेकंड यूज़ है ग्लोबल पोजीशनिंग। ग्लोबल पोजीशनिंग ये समझिए कि अगर आप जीपीएस का बात करते हैं, चाहे ग्लोनास का बात करते हैं, चाहे गैलीलियो का बात करते हैं, चाहे बिंदु का बात करते हैं, चाहे नाविक का बात करते हैं, सबको जूता चप्पल से मार के धोके हटा देता है अगर आप सीधे इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक स्टारलिंक के एक ऑर्बिटल प्लेन में इतने सैटेलाइट्स होते हैं, बाकी जितने में टोटल नहीं है। तो हिसाब सिंपल है कि जैसे आप कोई भी जीपीएस का देख लेंगे, जीपीएस के पास टोटल 24 सैटेलाइट का सिस्टम है, और उसमें बहुत सारे स्पेयर सैटेलाइट रहते हैं कि मतलब कभी भी एक सैटेलाइट डाउन होगा तुरंत
स्पेयर सैटेलाइट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो किसी भी टाइम बेस्ट केस सिनेरियो आपका हो सकता है कि 8 सैटेलाइट आपके रिसीवर को मिल रहा है, और जनरली कहा जाता है डाइल्यूशन और प्रिसीजन के लिए आपको कम से कम 5 से 6 सैटेलाइट चाहिए, और वो कभी कभार ही हो पाता है। तो साइड इफेक्ट क्या है इसका? मतलब कि आप रोड में है, बिल्डिंग में है, बस शहर उहर के अंदर है, शहर के अंदर में जनरली आपको 3 ही 4 सैटेलाइट ठीक से मिल पाता है। अब उसको अगर आप सीधे स्टारलिंक से कंपेयर करेंगे जो अभी हो चुका है, हर समय आपके आसमान के ऊपर से कम 10-12 तो निकल रहा है हर समय, कोई लोड ही नहीं लेना है। और ये समझिए कि अभी फाइन ट्यून नहीं किया गया, जो मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स लोग इस पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टारलिंक से डेटा निकालने की कोशिश की, वो स्टारलिंक सपोर्ट केस नहीं है, वो मतलब स्टारलिंक का सिग्नल में वो डेटा नहीं डाला गया था, फिर भी वो जबरदस्ती का तिगड़म लगा के मैथमेटिक्स लगा के फेज शिफ्ट का कैलकुलेशन करके निकाल दिए डिटेल कि ये सैटेलाइट जा रहा है। उनको कोई डिक्रिप्शन नहीं करना पड़ा, बस सिग्नल है, सिग्नल कौन सैटेलाइट से आ रहा है, कब आ रहा है, बस ये सब टाइम का इस्तेमाल करके, सिग्नल के अंदर क्या उनको कोई लेना देना है, जरूरत भी नहीं है जानने का, बस कब आ रहा है सिग्नल, कहाँ से आ रहा है, उसका इस्तेमाल करके बहुत प्रिसाइस लिया है। हाँ, उतना प्रिसाइस नहीं है जितना जीपीएस है, लेकिन जीपीएस एक चीज़ के लिए बनाया गया है, और मतलब स्टारलिंक को उसके हिसाब से बनाया नहीं गया था, तो सपोर्ट नहीं है। तो अगर मान लीजिए कंपनी सपोर्ट करती है, ठीक है, हम क्लॉक डेटा डाल देते हैं और हम पोजिशन डेटा की, मतलब ऑर्बिट में हम कहाँ पे हैं, काम खत्म। वो सारे कॉन्स्टलेशन, चाहे वो जीपीएस हो, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे वो बिंदु हो, चाहे वो कुछ भी हो, सबको वो धो धा के हटा देगा, चलो हट जाओ। और इसमें समझिए कि हाँ, अब आप बोलोगे क्या दुनिया में उतना डिमांड है? हाँ, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, खासतौर पे जितने भी ऑटोनोमस व्हीकल्स के पीछे काम हो रहा है, चाहे वो आपका ऑटोनोमस कार हो, चाहे ऑटोनोमस ड्रोन हो, ये सब के लिए बहुत हाई प्रिसीजन जीपीएस चाहिए, और जिसका आप ये एक्सक्यूज़ ना दे दें कि अरे आप 2 ऊंचे बिल्डिंग के बीच में चले गए तो वो काम करना बंद कर दिया। नहीं, वैसे नहीं चलेगा। आपकी गाड़ी ऑब्वियसली शहर के अंदर ही सबसे ज़्यादा चलाई जाएगी, तो शहर के अंदर तो आप नहीं बोल सकते कि सिग्नल जब देखो तब गायब हो जा रहा है। तो ये सब मेगा कॉन्स्टलेशन बहुत अच्छा ग्लोबल पोजिशनिंग दे सकता है, और बिना अलग से खर्चा किए, मतलब इनको सिर्फ सिग्नल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, तो ये बहुत अच्छा है। और इससे 2 फायदा होता है, क्योंकि ये सब सैटेलाइट जनरली अगर आप कोई भी नेविगेशन सिस्टम देखेंगे तो सब बहुत ऊपर रहता है। नाविक तो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो जियो स्टेशनरी में रखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया को कवर कर रहे हैं अभी। नाविक का प्लान है कि आने वाले 10-20 साल में वो पूरा प्लानट कवर करेंगे, लेकिन अभी वो सिर्फ जियो स्टेशनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2-3 ठो लो अर्थ ऑर्बिट में जो ऑसिलेटिंग है, जो सिग्नल कवर देता है, क्योंकि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को अच्छे से वो कवर करता है। चाइना का भी समझिए आधा एरिया कवर कर लेता है, लेकिन ग्लोब को नहीं करता है। और ग्लोब को करने वाले जितने हैं, चाहे वो यूएसए का हो, रशिया का हो, यूरोपियन यूनियन का हो और चाइना का हो, वो सब जनरली मीडियम अर्थ ऑर्बिट पर रहता है, तो यानी कि ऑर्बिटल ऊंचाई 20,000 किलोमीटर है। 20,000 किलोमीटर पे बहुत ज़्यादा आपको सिग्नल स्ट्रेंथ भेजिएगा तो भी बहुत कम धरती पे पहुंचा, यानी आपका रिसीवर का गेन जो है वो बहुत हाई रखना पड़ता है। और अगर उसको कंपेयर करेंगे स्टारलिंक का, तो स्टारलिंक का सिग्नल तो मतलब उसके एंटीना में ट्यून कर दिया जाए तो एंटीना जल जाएगा सबका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिग्नल ले आता है। ऑब्वियसली डिस्टेंस ही कम है तो सिग्नल ज़्यादा आता है, बेटर कवरेज होगा और हाई सिग्नल स्ट्रेंथ होगा। तो इसीलिए हिसाब समझिए, मैथमेटिक्स सिंपल है, जितने ज़्यादा सैटेलाइट उतना बेटर। और जीपीएस सबको मिला दे रहे तो आपका 500 तो हो नहीं रहा है, और उसको आप कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी 1400 कर चुका है, जिसका 40,000 का प्लान है। तो डिस्कशन यहाँ पे एकदम नहीं है। अगर कंपनी कूद जाती है, चाहे स्पेसएक्स हो, चाहे वो वनवेब हो, चाहे ये सब हो, कि नहीं हमें इसे ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस के तौर पे ऐड करना है, वो सारे मिलिट्री बेस्ड जितने सिस्टम है सबको प्यार से हटा देंगे। सर आप हट लो, आप हटो, आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है, ये भी बहुत बड़ा कैश काउ बन जाए, और ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। फिर बात करते हैं ऑब्जर्वेशन का। जैसे कि ये मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये मैंने सैटेलाइट से निकाला था, नोवा सैटेलाइट से। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सैटेलाइट हैं। तो नोवा 18 से मैंने ये निकाला है। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं धरती को ऑब्जर्व करते हैं, और इसका सारा डेटा वेदर मॉडल्स को दिया जाता है। वेदर मॉडल्स आप प्रिडिक्ट करते हैं कब हरिकेन होगा, क्या होगा, क्या होगा, और सारे वेदर एनालिस्ट उसको स्टडी करते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि आप बोलेंगे ये सब के लिए तो बहुत हाई क्वालिटी कैमरा, हाँ मतलब कुछ कुछ तो बहुत हाई क्वालिटी के ग्रेड के इक्विपमेंट रहते हैं। और अगर आप सबसे भयानक कैमरा जानना चाहते हो, जनरली वेदर सैटेलाइट्स में ही लगता है सबसे हाई क्वालिटी का, लेकिन वो सब जियो स्टेशनरी पर रहते हैं। अब ये सब तो ऑलरेडी इनका मेन काम है कम्युनिकेशन के बाद आप उसमें कैमरा या टेलीस्कोप ऐड नहीं कर सकते बहुत सारे, लेकिन छोटा सा इक्विपमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल समझ लिए, तो आप तो उसकी क्वालिटी कम होगी, फिजिक्स है, आप छेड़खानी नहीं कर सकते। फिजिक्स का सिंपल कहना है भैया, अगर आपको ढंग का कैमरा चाहिए, बड़ा लेंस चाहिए, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। तो क्या होगा अगर खूब सारे छोटा कैमरा? बात यह है कि इतने सारे छोटे छोटे कैमरा, इतने सारे लो क्वालिटी का कैमरा लगा सकते हैं कि अगर उनका आउटपुट को कंबाइन किया जाए तो वो सबको धो देगा। तो बोलेंगे आउटपुट आप मल्टीपल कैमरा जो अलग अलग टाइम पे फोटो ले रहा है उसको कैसे कंबाइन करेंगे? उसे कहा जाता है इमेज स्टैटिंग। जैसे ये मैंने भी किया था कि मून का आपको कहा जाए टेलीफोटो लेंस से फोटो खींचेगा, जनरली अच्छा फोटो नहीं आता, बहुत ब्लरी आता है। सब लोग कहते हैं अरे पिक्चर में तो इतना बढ़िया रहता है, हम खींच रहे हैं तो कबाड़ आ रहा है। तो उसका कहा जाता है कि 100-150 लीजिए। मैंने करके देखा, जेनुइनली अच्छी रिजल्ट आती है कि आप 100-150 फोटो खींचिए, एकदम बर्स्ट धड़धड़ा के खींचिए और इसको स्टैक कीजिए, तो सबका डिटेल कंबाइन करके एक बहुत शार्प इमेज आ सकता है। अब मान लीजिए वेदर सैटेलाइट बेयरली, जैसे ये इसके केस में था कि ये दिन में 6 बार चक्कर काटता है। एक बार सुबह काटता है, मतलब सुबह एज इन लाइक 12 बजे से पहले, और एक बार शाम को काटता है 6 बजे के आसपास।
उसके जगह पे कंपेयर कीजिए आपका मेगा कॉन्स्टलेशन का, कि हर 5-10 मिनट पे एक मतलब समझिए सैटेलाइट आपका गुजर रहा है, और आपको कैमरा को कलर भी नहीं रखना हो। आप एक कैमरा रखिए जिसमें सिर्फ रेड फिल्टर है, एक कैमरा रखिए जिसमें ब्लू है, एक में रखिए सिर्फ ग्रीन है, और वो एक में रखिए सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है, एक में रखिए सिर्फ इंफ्रारेड। मतलब ऐसे ऐसे करके आप पूरा हाइपर स्पेक्ट्रल एनालिसिस मार सकते हैं। हाँ, आपको डेटा कंबाइन करने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और एआई चाहिए होगा जो थोड़ा सा, क्योंकि समय बीत रहा है आपका, मतलब चीज मूव हो रहा है, समय बीत रहा है, तो थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन चाहिए, उसको कॉम्पनसेट करने का, लेकिन असंभव नहीं है। और आज का मोबाइल स्मार्टफोन भी उससे ज़्यादा कंप्यूटेशन कर लेता है। तो अगर वो करते हैं कि सारे मतलब कि 1400 सैटेलाइट का डेटा कंबाइन करते हैं, तो वो गॉड आई लेवल का टेक्नोलॉजी बन जाता है कि धरती पे कुछ भी हो रहा है वो देखा जा सकता है। हाँ, बहुत छोटे चीज़ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स अभी भी बोलता है भाई छोटे चीज़ें आप नहीं देख सकते, कि गाड़ी जा रहा है इधर जा रहा है वो आपको दिखेगा, कुछ हिल रहा है डोल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, आपको ट्रैफिक पैटर्न दिख जाएगा कि यहाँ पे अगर बहुत सारा गाड़ी जमा हो गया, नहीं चल रहा है या बहुत धीरे धीरे चल रहा है, वो सब देख सकते हैं। और वेदर स्टडी के लिए एकदम बम हो जाएगा। बहुत बड़ा, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एकदम अच्छे से देना है कौन फॉरेस्ट की कटाई कर रहा है, क्योंकि सब फॉरेस्ट को बेचा जाता है कि ये एरिया को आप काटो लेकिन दूसरे को मत छुओ। अब आप देखो कैसे, हर समय तो वहाँ हेलीकॉप्टर ले जाके आप देख नहीं सकते, लेकिन सैटेलाइट से अरे 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 ये एरिया कहाँ से काट रहे हो, ये तो तुम्हारा है ही नहीं। इसको कहते हैं लैंड कंजर्वेशन मिशंस जो है, इसके लिए भी बहुत सारा डिपार्टमेंट चाहिए। सी पूरा आप समझ लीजिए कि जैसे इंडिया के केस में बहुत बड़ा सी बॉर्डर है, सी बॉर्डर को कैसे मेंटेन करें। अगर इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन लगाते हैं आराम से, एक भी शिप जाए, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो महाराज। तो वो समझिए कि बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी। और इसके लिए ऐसा नहीं हो बेस्ट एकदम स्पाइस सैटेलाइट बनाए, क्योंकि स्पाइस सैटेलाइट बहुत महंगा होता है। कितना महंगा, ये समझिए जो हबल टेलीस्कोप देखते हैं ना, उसको उल्टा कीजिए, वो यूएसए का पुराना CIA सैटेलाइट था, स्पाई सैटेलाइट। हबल लिटरली कंट्रोल सी कंट्रोल वी है स्पाई सैटेलाइट का। तो भाई समझिए स्पाई सैटेलाइट बहुत महंगे होते हैं, अब बहुत एडवांस रहते हैं। इसीलिए जब भी स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, कभी गवर्नमेंट नहीं बताती क्या है, कैसे बनाएगा, कि ना किसी को नहीं बताना है। तो उसको आप बीट कर सकते हैं। हाँ, उस सब का ये होगा कि वो प्रिसाइसली ज़्यादा दिखा सकते हैं, कि अगर वो ऑर्बिट के ऊपर से जा रहा है अब वो दिखा देगा हाँ ये गाड़ी इधर से उधर मूव कर रहा है। आप बोलेंगे इंसान का चेहरा दिखा सकते हैं, नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में शिमर है, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हिलते रहते हैं। वो कोई भी लाइट बीम एकदम ये समझ लिए कॉलुमेटेड नहीं बन सकता उस हाल में। काफ़ी नज़दीक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और हाँ, बिल्डिंग्स को तो बिल्डिंग गाड़ी ये सब आराम से जा सकते हैं। तो और ये समझिए बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं हो। जैसे एग्जांपल कहें कि मैं कह रहा हूँ सैटेलाइट में कैमरास डालें, ऑलरेडी है स्टारलिंक के सारे सैटेलाइट में स्टार ट्रैकर करके कैमराज हैं। उसका बस अगर ट्रैकिंग मतलब जो आउटपुट निकल रहा है उसको अगर करने की डेटा स्ट्रीम के अंदर इनकोड कर दो, जो स्टारलिंक कलेक्ट करेगा और उसे बेचेगा, अब ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये स्पेस को भी देख सकता है। अब बोले स्पेस को देखने के लिए बहुत चाहिए, हाँ भी और नहीं भी। अगर आप सिंक अच्छे से कर पाते हैं, यानी कि जो सैटेलाइट्स में घड़ी हैं या जो आप लेजर लिंक भेज रहे हैं उसके थ्रू अगर आप एक्यूरेट क्लॉकिंग कर पाते हैं, तो सबका फोटोमेट्री करके, यानी कि ये मतलब समझिए XYZ कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट पे एक सेंसर मैंने गुजारा और इस पर ये फोटोन्स आए, बहुत कम फोटोन्स आएंगे, ज़्यादा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा सिग्नल आया। फिर जब दूसरा गुजरा वही सेक्शन को देख रहा है और टाइमिंग आपने मैच किया कि इस टाइम पे वो एक्जैक्टली यही XYZ कोऑर्डिनेट से गुजर रहा है, उसमें आपने फिर से लिया। अब ऐसे ऐसे करके आपके पास खूब सारा एक्सपोजर्स आएगा, वो सारे को कंबाइन करके आप बहुत फेंट ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। और लार्ज स्काई सर्वे करने के लिए इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा स्काई पूरा एकदम बम बम करके कवरेज देगा, कवरेज का मामले में धो देगा। टेलीस्कोप आपको ये बेनिफिट देगा कि मान लीजिए आप जेम्स वेब को या हबल को कंपेयर करें, वो लॉन्ग रेंज में इसको धो देगा, लेकिन अगर वाइड एरिया कवरेज चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन के मामले में भी इसमें बहुत पोटेंशियल है, और वो भी सिर्फ साइड में ऐड कर देने से, ढंग से बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो सब बल्ले बल्ले नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। जो खतरा तो अब तो मतलब लोग सुन के बोर भी हो गए होंगे कि कैसलर सिंड्रोम हो जाएगा, कैसलर सिंड्रोम हो जाएगा। और ये समझिए कैसलर सिंड्रोम इतना सीरियस है कि यूरोपियन यूनियन ने अब मतलब सीरियसली सबको कह रहे हैं कि सारे देश साइन करें कि अगर आप सैटेलाइट डाल रहे हैं, खराब होने के बाद, जब भी सैटेलाइट है कुछ भी हो गया उसका 25 साल के अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए। अब बोलेंगे 25 साल को ज़्यादा टाइम नहीं है, बात ये समझिए कि सैटेलाइट हम लोग अंतरिक्ष में डालने में जितना एनर्जी डालते हैं उतना ही एनर्जी निकालना पड़ेगा, तभी ना वो नीचे गिरेगा, उससे पहले नहीं गिरेगा नीचे। तो और अभी के जैसे सैटेलाइट है, कुछ सैटेलाइट 500 साल, 600 साल, 800 साल, 1000 साल, और जैसे जैसे आपका ऑर्बिट ऊपर आते जाता है, जैसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे आते हैं, चलिए अब वो 20,000 साल तक चलेगा। जियो स्टेशनरी में आप सोचिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, हम लोग उसके ऊपर ग्रेवियार्ड ऑर्बिट क्यों डालें, क्योंकि जियो स्टेशनरी भेजने में बहुत एनर्जी लगती है। थोड़ा सा आप और एनर्जी डाल दो कि भैया जियो स्टेशनरी का इस्तेमाल है, उसके ऊपर और कचरा रख दो, क्योंकि वो गिरने में उसको बहुत 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 ज़्यादा साल लगने वाला है, मतलब गिनने में बहुत ज़्यादा जीरो आ जाएंगे उसमें। तो इसीलिए कैसलर सिंड्रोम लो अर्थ ऑर्बिट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब उसको समझते हुए सारी कंपनी जो कोशिश कर रही है कि हम बनाए, जैसे स्पेसएक्स कोशिश कर रही है, तो उनका टारगेट है कि उनके सारे सैटेलाइट अगर खराब हुआ खुद ब खुद 5 साल के अंदर स्वाहा हो जाए। 5 साल से ज़्यादा वो लोड ही नहीं ले कि मतलब उनका मतलब अगर सैटेलाइट डिटेक्ट करता है कि सॉफ्टवेयर स्वाहा हो रहा है, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो कोशिश करे कि खुद से बर्न कर ले अपने आप को एटमोसफेयर में क्रैश करके। लेकिन मान लीजिए अगर वो नहीं हो पाए, सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया या कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो भी वो ऑटोमेटिकली यही करेगा।
ताकि केसलर सिंड्रोम का रिस्क कम रहे। लेकिन अब बात समझ रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हो। एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि कितने इक्विपमेंट्स हैं। अगर 100 इक्विपमेंट है तो एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी 1 in 100 है। 10,000 है तो वो उल्टा दे रहा है भाई कि मतलब अब तो कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाएगा। तो हिसाब वही समझिए कि केसलर सिंड्रोम सीरियस हो जा रहा है। और फिर ये समझिए कि जो अर्थ बेस्ड इक्विपमेंट्स है, जैसे कि हम लोग जो नाइट स्काई का पूरा स्टडी एनालिसिस किया जाता है, ये सब सीधे अंधे हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो कुछ ही सैटेलाइट्स आ रहे हैं और ये तो अब अभी ये स्ट्रिक्स डालने लग रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट आप उसमें काफ़ी लोग कहेंगे कि मतलब सैटेलाइट्स को ऐसा कर दो कि चमके नहीं। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस अंतरिक्ष के उस एरिया के ऊपर से तो गुजर रहे हैं ना, वो एरिया तो ब्लॉक हो रहा है ना। मतलब आप समझिए आपके सामने से ऐसे कवर जा रहा है, तो आपको जब तक कवर जा रहा था तो आपको तो नहीं दिखेगा ना। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि इससे सीधा असर पड़ता है, और रेडियो एस्ट्रोनॉमी को भी असर पड़ रहा है, क्योंकि आपको अगर स्पेक्ट्रम नहीं है। अब बात है पूरा आसमान में रेडियो एकदम चिल्ला रहा है, भले स्पेक्ट्रम अलग हो, लेकिन समझ रहे कॉम्बिनेशन नॉइज़ जो होती है, मतलब सब नॉइज़ जो कंबाइन कर जाता है, वो इतना हो जा रहा है कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी बोलते रहे कि भाई हमारे सारे सेंसर्स ओवर हीट हो जा रहे हैं। कि मतलब रेडियो साइलेंट जोन बनाया जाता है, पूरे देश खर्चा करती है कि ये जगह पे कोई मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेगा, और आप ऊपर से मोबाइल टावर घुमाने लग रहे हैं, तो क्या करेगा वो। तो ये बहुत सीरियस बात है कि सारे अर्थ बेस्ड जितने ऑब्जर्वेशन हैं वो स्वाहा हो जाएंगे। और अभी हमारा अंतरिक्ष में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं कि नहीं, अंतरिक्ष पे बहुत सारे सिस्टम है जो संभाल लेगा बम में। अभी वैसा नहीं है, तो अभी हम लोग समझ लिए एक तरह से अपने आप को अंधा कर रहे हैं नया आंख लगाने से पहले। तो ये थोड़ा सा खतरनाक बात है। और प्लस पोल्यूशन ऑफ अपर एटमॉस्फेयर, ये बात मतलब मुझे बाद में रिसेंटली समझ आया कि ठीक है, स्पेसएक्स ने बना दिया सैटेलाइट करे, वन वे भी बना देता है कि भैया सब सब मान लीजिए, रफली मान लीजिए 5 साल में। अब आप हिसाब लगाइए कितनी हज़ार टन के बारे में बात हो रहा है। मतलब एक सैटेलाइट ज़्यादा वजन नहीं होता, 200 किलो 300 किलो का होता है, चलिए 500 किलो मान लें, आधा टन। अब आप बात कर रहे हो 40,000 सैटेलाइट्स तक का, तो ये इतना ज़्यादा टन है, और ये सब अपर एटमॉस्फेयर में बर्न करेगा, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये किसी को नहीं पता, और कोई किसी को स्टडी नहीं, क्योंकि ये सब अपर एटमॉस्फेयर में हम लोग कुछ भेजते ही नहीं है। हमारा पोल्यूटेंट्स भी उतना ऊपर नहीं जाता, लेकिन आप जो ऊपर से डाल रहे हो वो कहाँ जाएगा। फिर आप सोचोगे कि आपके दिमाग में है कि वो सब नीचे नहीं आ जाएगा। नहीं, क्योंकि पहली बात वो हाई एनर्जी इवेंट से आ रहा है, यानी कि सब पार्टिकल में बहुत एनर्जी, वो जल रहा है ऑब्वियसली, वो बहुत एनर्जी, प्लस ऊपर में जो जेट स्ट्रीम है उसमें भी काफ़ी एनर्जी है। तो आराम से हो सकता है आपका पार्टिकल जो ऊपर गया वो ऊपर ही रह जाए। जैसे हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक ऐश, वो आसमान में लटक क्यों जाता है, कारण वही है कि उसमें इतनी एनर्जी है, और मतलब जो अपर एटमॉस्फेयर का जो इंट्रैक्शन है वो उसको हवा में लटकाए रख सकता है। तो हम लोग मतलब प्लानट के अपर एटमॉस्फेयर में छेड़खानी कर रहे हैं, जिसको हम लोग समझते भी नहीं कि होगा क्या उससे, क्योंकि ऑब्वियसली हुआ नहीं अभी उतना। और लेकिन अभी ये हिसाब ये आ रहा है कि जितने मीटेरॉइड्स मटेरियल डिपॉजिट करते हैं, मीटेरॉइड्स का एक्स वेरिएबल मान लीजिए, ये सब स्टारलिंक सैटेलाइट ये सब उससे 40 गुना ज़्यादा डाल देंगे। तो क्या होगा उसका सर हमें नहीं पता, और ये थोड़ा सा खतरनाक बात है कि पता अगर आपको हो तो आप मैनेज कर सकते हो, तो पता ही नहीं कि इससे क्या असर होने वाला है, तो ये मामला बहुत गंभीर हो सकता है। मतलब किसी को कुछ पता नहीं, एकाएक ले तेरी तो ये मामला बहुत सीरियस है कि पोल्यूशन के बारे में अभी उतना सोच ही नहीं रहे कि आप कई हज़ार टन का सैटेलाइट डाल रहे हो, जो आप प्लान करके बना रहे हो कि वो धरती में गिर जाएगा और एटमॉस्फेयर के ऊपर स्वाहा हो जाएगा, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा वो अननोन है। ये मामला मुझे सबसे एक्चुअली डरावना ये लगा, क्योंकि मैं सब चीज़ सोचता हूँ ठीक है केसलर सिंड्रोम है, उसका ऐसे करके समाधान करेंगे। आपका ये है तो ठीक है, चलो मून पे आप कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े खूब सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर देंगे जो स्पेस ऑब्जर्वेशन कर देगा, एकदम बल्ले बल्ले कर देगा कि कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है। इसका सोल्यूशन मुझे एकदम नहीं समझ आ रहा कि अपर एटमॉस्फेयर का अगर कुछ बिगाड़ दिया हम लोग तो उसको सुधारेंगे कैसे। तो ये थोड़ा सा मामला थोड़ा गंभीर है, मतलब बस आंख मूंद करके दौड़ जाना अच्छा साबित नहीं होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मेगा लियो कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मुझे अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, आपकी मर्जी। आपसे मैं कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।